26/11 मुंबई हमला एक ऐसा जख्म है जिसे शायद ही कोई भुला पाए। लेकिन देखिए, जो गोलियों और धमाकों का शोर था ना, उसके पीछे सालों तक चली एक बहुत ही ठंडे दिमाग से बुनी गई साजिश थी। तो चलिए, आज हम उसी साजिश की परतें खोलते हैं, एक ऐसी साजिश जिसने मुंबई को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और यही वो सवाल है जो आज तक जहन में कौंता है कि सिर्फ 10 लोग और 60 घंटे तक पूरे शहर को बंधक बनाए रखा। ये कोई आम हमला नहीं था, ये तो एक मिलिट्री ऑपरेशन जैसा था जिसे बहुत ही बारीकी से प्लान किया गया था। तो सवाल उठता है कि आखिर कैसे? इसका जवाब हमें मिलेगा इसके किरदारों में, उनकी ट्रेनिंग में और उनकी जासूसी के तरीकों में। देखिए, इस पूरी कहानी की जड़ें किसी आतंकी कैंप में नहीं, बल्कि पाकिस्तान के एक नामी मिलिट्री कॉलेज से शुरू होती हैं, जहां दो पुराने दोस्तों की मुलाकात ने आतंक के एक बिल्कुल नए अध्याय की, कह सकते हैं, नींव रखी। एक तरफ था तहव्वुर हुसैन राना। ये पाकिस्तानी सेना का एक पूर्व डॉक्टर था जो बाद में कनाडा जाकर एक कामयाब बिजनेसमैन बन गया। और दूसरी तरफ था दाऊद सईद गिलानी, एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट का बेटा जिसकी अमेरिकी माँ की वजह से जो उसकी शक्ल सूरत थी, वही आगे चलकर उसका सबसे घातक हथियार बनने वाली थी। तो होता यह है कि साल 2001 में गिलानी की मुलाकात होते हैं लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद से। लश्कर ने उसकी अमरीकी शक्लो सूरत में एक ऐसा हथियार देखा जो भारत या पश्चिम में कहीं भी बड़ी आसानी से घुल मिल सकता था। अगले कुछ सालों में उसे बहुत कड़ी ट्रेनिंग दी गई और एक ही मिशन देकर अमेरिका वापस भेजा गया। अपनी पुरानी पहचान पूरी तरह मिटा दो। उसने अपनी माँ का सरनेम इस्तेमाल किया और अपना नाम रखा डेविड कोलमैन हेडली, और एक नया अमेरिकन पासपोर्ट भी हासिल कर लिया। बस यही पासपोर्ट दुनिया भर में उसके लिए सारे दरवाजे खोलने वाला था। तो एक तरफ तो हेडली दुनिया भर में साजिश के तार जोड़ रहा था, और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में उन हमलावरों को तैयार किया जा रहा था जिन्हें मुंबई में मौत का वो खूनी खेल खेलना था। लश्कर को चाहिए थे ऐसे नौजवान जिनका समाज से कोई लेना देना ना हो, जवान हो, अकेले हों, परिवार से कोई मजबूत रिश्ता ना हो, मतलब बिल्कुल अजमल कसाब जैसे लड़के। ये लोग उनके लिए एकदम परफेक्ट थे। क्यों? क्योंकि इन्हें पैसे का लालच देना या फिर धर्म के नाम पर बहकाना बहुत आसान था, और बस फिर उन्हें ऐसे रोबोट्स में बदल दिया जाता जिनका काम सिर्फ और सिर्फ हुक्म मानना होता है। इन चुने हुए लड़कों को एक बहुत ही बेरहम ट्रेनिंग से गुजारा गया जो 4 हिस्सों में बटी थी। पहले दौरे सुफा में उनके दिमाग में कट्टरपन का जहर भरा गया, फिर दौरे अम्मा में उन्हें हथियार चलाना सिखाया। इसके बाद पीओके में 2.5 महीने की दौरे खसा ट्रेनिंग ने उन्हें एक लड़ाकू मशीन बना दिया, और आखिर में दौरे रिब्बत ने उन्हें जासूसी और निगरानी से बचने की वो कला सिखाई जिससे वो किसी भी शहर में एक साए की तरह काम कर सकें। इस पूरी जानलेवा प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी 32 लड़कों के साथ। उन्हें शारीरिक और मानसिक तौर पर इस हद तक तोड़ा गया कि उनकी अपनी कोई सोच, कोई पहचान बची ही नहीं। वो बस अपने आकाओं के हुक्म के गुलाम बन गए। और इस क्रू ट्रेनिंग के आखिर तक उन 32 में से सिर्फ 10 लड़के ही बचे। ये वो थे जो सबसे ज्यादा बेरहम, सबसे मजबूत और लश्कर के लिए सबसे ज्यादा वफादार साबित हुए। यही वो 10 आतंकी थे जिन्हें मुंबई को दहलाने के लिए चुना गया। तो चलिए अब कहानी में वापस डेविड हेडली पर आते हैं। वो आदमी जिसे जमीनी स्तर पर जानकारी जुटाने की सबसे अहम जिम्मेदारी दी गई थी। सिर्फ 2 साल के अंदर हेडली ने 5 बार मुंबई का दौरा किया। दुनिया के लिए वो एक अमेरिकी टूरिस्ट था, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ उन जगहों पर थीं जिन्हें निशाना बनाया जाना था। उसने हर आने जाने के रास्ते, हर सिक्योरिटी चेक पॉइंट, सबकी बहुत बारीकी से जासूसी की। पर सवाल ये है कि हेडली बिना किसी शक के मुंबई में इतना वक्त बिता कैसे पाया? यहीं पर उसके उस पुराने स्कूल के दोस्त तहव्वुर राना ने उसकी मदद की। हेडली ने राना की वीजा कंसल्टेंसी कंपनी की एक ब्रांच मुंबई में खोलने का नाटक किया। अब सोचिए, एक अमेरिकी नागरिक पर कौन शक करता भला, जो अपनी कंपनी का काम करने भारत आया हो। अपनी इन यात्राओं के दौरान हेडली ने मुंबई की उन जगहों को चुना जहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है, जो शहर की पहचान है, जैसे ताज और ओबेरॉय होटल, लियोपोल्ड कैफे, नरीमान हाउस और सीएसटी स्टेशन। उसने सिर्फ तस्वीरें और वीडियो ही नहीं बनाए, बल्कि हमलावरों के लिए अंदर बाहर आने जाने के रास्तों का एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था। और यहीं पर टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही भयानक इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है। हेडली ने जो भी जानकारी भेजी थी, उसे लश्कर के टेक एक्सपर्ट जर्रार शाह ने एक डिजिटल अटैक प्लान में बदल दिया।
उसने गूगल अर्थ की मदद से सभी ठिकानों के 3D मॉडल बनाए। मकसद ये था कि हमलावरों को मुंबई पहुंचने से पहले ही वहां की हर गली, हर कोना रटा दिया जाए। तो अब प्लान तैयार था, हमलावर तैयार थे। बस पाकिस्तान से मुंबई तक का वो खतरनाक समुद्री सफर उसे अंजाम देना बाकी था। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात ये है कि ये हमला करीब करीब 2 महीने पहले ही हो जाता। तारीख तय हुई थी 27 सितंबर 2008। लेकिन भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज को किसी बड़े खतरे का अंदाजा हो गया था और मुंबई में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। बस इसी वजह से लश्कर को अपना प्लान आखिरी वक्त पर टालना पड़ा। आखिरकार 22 नवंबर को 10 आतंकी कराची से निकले। समुद्र में उन्होंने एक भारतीय नाव कुबेर को हाईजैक किया, उसके बेकसूर मछुआरों को बेरहमी से मार डाला और सिर्फ कैप्टन को जिंदा रखा ताकि वो उन्हें भारतीय तट तक ले जा सके। जैसे ही मुंबई का किनारा दिखा, उन्होंने कैप्टन को भी मार दिया और एक छोटी सी नाव में बैठकर अंधेरे का फायदा उठाते हुए किनारे की ओर बढ़ चले। 26 नवंबर की रात करीब 9 बजे वो मुंबई के बदवार पार्क में मछुआरों की एक बस्ती में उतरे। सालों की प्लानिंग अब हकीकत में बदलने वाली थी। किनारे पर उतरते ही वो शहर की भीड़ में ऐसे घुल मिल गए मानो वो यहीं के हों। एक स्थानीय मछुआरे ने उनसे पूछा भी कि वो कौन है, पर कसाब ने उसे डांट कर भगा दिया। उस पल किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये 10 लोग अगले 60 घंटों के लिए पूरे शहर को बंधक बनाने वाले थे। जैसा कि प्लान किया गया था, ये 10 आतंकी 2-2 की 5 टीमों में बंट गए। हर टीम को एक खास टारगेट दिया गया था। उनका एक ही मकसद था, शहर में एक साथ कई जगहों पर हमला करके ज्यादा से ज्यादा दहशत फैलाना। उनकी प्लानिंग की बारीकी देखे कितनी हैरान करने वाली थी। उन्होंने टैक्सियां ली और उनमें से 2 में टाइमर बम भी लगा दिए ताकि बाद में और तबाही मचाई जा सके। उन्हें भारतीय सिम कार्ड दिए गए थे और पहचान छिपाने के लिए उनकी कलाई पर हिंदुओं का पवित्र धागा कलावा भी बंधा था। मतलब हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा गया था। इस पूरी सोची समझी साजिश का नतीजा बेहद भयानक था। 3 दिनों तक चले इस कहर में 176 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। एक ऐसी कीमत जो शहर ने एक बहुत ही ठंडे दिमाग से रची गई साजिश के कारण चुकाई। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सोचिए, जब कोई आतंकी साजिश सालों तक प्लान की जाए, जिसमें इंटरनेशनल ऑपरेटिव्स हों, डिजिटल जासूसी का इस्तेमाल हो रहा हो, तो फिर आज की हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो इस तरह के अनदेखे अदृश्य खतरों से निपटेंगी तो निपटेंगी कैसे?